नमस्कार। देश में कमाल की राजनीति हो रही है। हर राज्य से प्रधानमंत्री पद के दावेदार निकल रहे हैं। हर नेता यह दावा कर रहा है कि 2024 में मोदी का मुकाबला उसी के साथ होगा। नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से तालमेल तोड़ा, वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो स्वाभाविक दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। शरद पवार पुराने नेता हैं और अखिल भारतीय पहचान है, तो वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तो उनको लगता है कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी फिर उफान मार रही है। उन्होंने भी दावा किया है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनकी पार्टी बता रही है कि 2024 का मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। अब कैसे होकर रहेगा, ये जब कुछ और चीज़ों की पड़ताल करेंगे, उनके कामकाज बतौर मुख्यमंत्री, उनके कामकाज और उनकी पार्टी के राजनीतिक ढांचे की जांच करेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन उनका दावा, ये उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से दावा किया है जैसे 2014 में किया था। 2014 में उनकी पार्टी ने 400 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और वो खुद बनारस चले गए थे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने। वो हारे और उनकी पार्टी सिर्फ 4 सीट जीत पाई थी। और आज स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री पद के जितने भी दावेदार हैं, चाहे बिहार में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, उन सभी दावेदारों के मुकाबले सबसे कमज़ोर संगठन पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। सबके पास कुछ न कुछ पूंजी है। लोकसभा में सबके पास कुछ न कुछ सांसद हैं। केजरीवाल अकेले नेता हैं और आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसद चाहिए और अभी उनकी पार्टी 0 पर है। पहले 4 पर थी, 4 से 1 पर आई और फिर वो इकलौते एमपी जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी खाली की हुई सीट पर पार्टी लोकसभा का उपचुनाव हार गई। अब उनके पास लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, लेकिन वो ऐसा मान रहे हैं कि 2024 में मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। उनकी पार्टी का हर नेता ये दावा कर रहा है। अब इस दावे का क्या आधार है? किसी भी पार्टी के किसी बड़े दावे का जब वह प्रधानमंत्री से अपना मुकाबला बनाए या प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करे, तो उसके दावे की पड़ताल जिन 2-3 चीज़ों पर हो सकती है, जिन 2-3 पहलुओं पर हो सकती है, उन पर एक एक करके हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पड़ताल करते हैं, उनकी संभावनाओं को देखते हैं। पहला जो आयाम है, पहला पहलू है वो राजनीतिक है। आपके पास क्या राजनीतिक क्षमता है? आपकी पार्टी कितनी बड़ी है? पार्टी का संगठन कैसा है? पार्टी के पास कितने नेता हैं और आगे क्या संभावना दिख रही है? आपकी पार्टी ये सब जान रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई भी दावेदार तभी बनेगा जब सारी विपक्षी पार्टियां उसका साथ दें। क्या अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को किसी दूसरी विपक्षी पार्टी का साथ मिल रहा है? इसका जवाब नहीं में है। न अरविंद केजरीवाल किसी दूसरी पार्टी के किसी दूसरे नेता की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं और न कोई दूसरा नेता और दूसरी पार्टी उनके दावे का समर्थन कर रही है। इसलिए वहां अकेले हैं आप। जहां तक आम आदमी पार्टी के संगठन और उसकी संरचना का सवाल है, तो उसके पास नेता के नाम पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। दूसरे जितने भी नेता थे जो एक आंदोलन के तौर पर अन्ना हजारे के आंदोलन के समय जुड़े थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय जुड़े थे, उन सबको एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया है। चाहे प्रशांत भूषण हो, आनंद कुमार हो, कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, अजीत झा हो, इस तरह के अनेक नेता, राज्यों के नेताओं के नामों की सूची बहुत लंबी है। उन सबको एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया। अब उनके पास उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ नेता हैं और वो अकेले हैं। जहाँ तक संगठन का सवाल है, तो दिल्ली और पंजाब या गोवा जैसे एक आध छोटे मोटे राज्यों को छोड़ दें तो पार्टी का संगठन नहीं है कहीं भी। जिन 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ कुल 20 सांसद हैं, 20 लोकसभा सीटें हैं। उन 20 लोकसभा सीटों में कैसा परफॉर्मेंस पार्टी कर देगी जो 272 का आंकड़ा पाने में उनको मदद मिलेगी? इन 20 सीटों में अगर वो सारी सीटें भी जीत लें तब भी कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन अब कितनी जीतेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या नेता ऐसा नहीं है जिससे कोई बड़ी उम्मीद बनती हो। अब इसके बाद राजनीतिक क्षमता के आधार पर, राजनीतिक संगठन और उनकी पार्टी की क्षमता, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखने के बाद अब दूसरा पहलू है आपकी प्रशासनिक क्षमता का। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या मॉडल बनाया है दिल्ली का? प्रधानमंत्री पद के दावेदार जब बने थे नरेंद्र मोदी, तो वो गुजरात मॉडल लेकर के देश भर में गए थे। हालांकि बाद में उसके बारे में भी लोगों को बहुत चीज़ें पता चली, लेकिन दिल्ली का मॉडल क्या है? सिवाय इसके कि बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे और महिलाओं को 1-1 हज़ार या 500-500 रुपये हर महीने देंगे, इसके अलावा क्या मॉडल है दिल्ली का?
दिल्ली के मॉडल की एक एक करके कुछ हार्ड फैक्ट्स के आधार पर, एकदम बुलेट पॉइंट में कोल्ड फैक्ट्स के आधार पर आपको बताते हैं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की आर्थिक स्थिति क्या है, दिल्ली का मॉडल क्या है। दिल्ली की इकोनॉमी को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा दावा करते हैं, सबसे ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं, वो ये है कि दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यानी यहाँ जितना राजस्व अर्जित करती है सरकार, उससे कम खर्च होता है, खर्च से ज़्यादा कमाई है, ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। लेकिन एक फैक्ट वो लोग जो छिपा जाते हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के पहले से दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी या उसके पहले जब मदन लाल खुराना या साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, तब भी दिल्ली सरप्लस स्टेट थी, तब भी दिल्ली का रेवेन्यू ज़्यादा होता था, खर्च कम था। लेकिन अब उसकी क्या स्थिति हो गई है वो इस दो आंकड़े से समझिए। 2010-11 में दिल्ली 10,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, यानी एक साल में उसका राजस्व 10,000 करोड़ ज़्यादा होता था। 2020-21 में वो घट के 1,000 करोड़ का हो गया। 9,000 करोड़ का जो रेवेन्यू सरप्लस था सालाना, वो गायब हो गया और सिर्फ 1,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ दिल्ली। 88% की कमी आई। और अगर इस साल के बजट की बात करें 2022-23 में, तो जो सरकार ने बजट पेश किया दिल्ली सरकार ने, उसी के मुताबिक अगले साल इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हो जाएगा। दिल्ली को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, खर्च से 3,000 करोड़ का कम की वसूली होगी राजस्व की। यानी जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट आपको मिला था 10 साल पहले, जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, वो अब रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बदल जाएगा। अभी भी जो 1,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है वो इसलिए है कि केंद्र से मिलने वाले ग्रांट और जो ऐड हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें 122% की बढ़ोतरी हुई है। अगर केंद्र से मिलने वाले ग्रांट्स और एड्स को निकाल दें तो दिल्ली का जो 1,000 करोड़ का सरप्लस है वो 2,000 करोड़ के डेफिसिट में बदल जाएगा। ये दिल्ली की आर्थिक स्थिति है। उसके बाद एक और चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो विज्ञापन को लेकर के है। दिल्ली में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च बढ़ा है सब्सिडी के बाद, वो खर्च है विज्ञापन का। 4 साल में दिल्ली सरकार ने 805 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च किया है। 2012-13 में जब शीला दीक्षित की सरकार चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, अपना चौथा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उस साल दिल्ली का विज्ञापन का बजट सिर्फ 11 करोड़ रुपए का था, सिर्फ 11 करोड़ रुपए का। 10 साल के बाद 2021-22 में दिल्ली सरकार का विज्ञापन का बजट 488 करोड़ रुपए का हो गया। सोचे 11 करोड़ और 11 करोड़ से 488 करोड़ रुपए। एक तरफ सब्सिडी के खर्च में 92% की बढ़ोतरी हुई। आपका जो रेवेन्यू सरप्लस था उसमें 88% का डिक्लाइन हुआ, गिरावट आई। केंद्र सरकार के से जो ऐड और ग्रांट्स मिलते हैं उसमें 122% की बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद अब स्थिति ये है कि दिल्ली अब रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट में जा रही है और सिर्फ विज्ञापन के आधार पर 100 गुना विज्ञापन बढ़ा करके ये प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है और दिल्ली का मॉडल एक बन रहा है। ये आर्थिक स्थिति है दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी दावेदारी घोषित की और जब ये लगा कि अब वो फिर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर कूच कर रहे हैं, उसी तरह जैसे 2014 में निकले थे, तो उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिए। एक 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में और दूसरा उसके 2 दिन के बाद मेक इंडिया नंबर 1 का मिशन लॉन्च करते हुए। इसे तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम करके उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था। डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 का नारा दिया और उस नारे को लेकर के उन्होंने कहा कि जब तक भारत को नंबर 1 नहीं बना देंगे तब तक वो दम नहीं लेंगे। अब भारत को नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो उनको प्रधानमंत्री बनना होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री भारत को नंबर 1 बनाने में योगदान कर सकता है, एक छोटा सा योगदान कर सकता है, वो बना नहीं सकता है। उसको बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनना होगा। वो कैसे, वो बनने के रास्ते की जो बाधाएं हैं वो पहली राजनीतिक बाधा आपको हमने बता दी। जो उनके पास कोई मॉडल नहीं है, कोई प्रशासनिक जो उनकी सीमा है वो भी हमने आपको बता दी। अब उन्होंने जो 5 चीज़ें कहीं कि भारत को नंबर 1 बनाने के मिशन में वो 5 चीज़ें करेंगे, 5 क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे जिससे भारत नंबर 1 हो जाएगा। इन 5 क्षेत्रों में उन्होंने कहा हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और वुमेन इक्वलिटी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए बिना, उनको समानता का बराबर अवसर दिए बिना भारत नंबर 1 नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले इसी दावे की पड़ताल करें, समानता, महिलाओं को समानता का अधिकार देने की उन्होंने बात कही कि उनको बराबरी का अधिकार दिया जाए तो देश नंबर 1 हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी सरकारें आज अगर महिलाओं को, आधी आबादी को बराबरी का अधिकार दें तो भारत को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भारत में
अगर रोजगार की बात करें और नौकरियों की बात करें, महिलाओं को 7 से 10% या इसके आसपास की ही हिस्सेदारी है। अगर सोचें 50% महिलाएं काम करने लगें तो क्या भारत की तस्वीर होगी। यह दावा बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत क्या है? अरविंद केजरीवाल 7 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अभी जो उनकी दूसरी सरकार बनी है, इस सरकार के 7 मंत्रियों में एक भी महिला नहीं है। उन्होंने किसी महिला को, उनकी पार्टी से कई महिलाएं जीती हैं, लेकिन उन्होंने किसी महिला को अपनी सरकार में मंत्री बनाने लायक नहीं समझा, और वो महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। अभी पंजाब में उनकी दूसरी सरकार बनी है, वहाँ 13 मंत्री हैं और सिर्फ 2 महिलाएं हैं। अगर बराबरी की बात होगी तो पंजाब में कम से कम 6 मंत्री बनाने होंगे और दिल्ली में 3 बनाने होंगे। दिल्ली में एक भी नहीं है। वैसे भी दिल्ली में पता नहीं उन्होंने क्या राजनीतिक मॉडल बना रखा है। उनके 7 मंत्री हैं, जिसमें एक मंत्री जेल में है। हवाला के मामले में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो वो जेल चले गए। उनके मंत्रालय दूसरे मंत्रियों के बीच बांट दिए गए। अब एक दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की जांच में फंसे हैं। नई शराब नीति की जांच हो रही है, तो खुद सिसोदिया कह रहे हैं कि वो जेल जा सकते हैं। तो उसके बाद 5 मंत्री बचेंगे मुख्यमंत्री सहित। मुख्यमंत्री ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है, तो पूरे दिल्ली के सारे मंत्रालय 4 लोगों के पास होंगे, अभी 5 लोगों के पास हैं। तो इसमें क्या इफिशियंसी बनेगी वो दिल्ली के लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने जो महिलाओं की बराबरी की बात कही, उसके बाद उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उनका एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन दिल्ली में रोजगार की क्या स्थिति है, इसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। उन आंकड़ों से पता चल जाएगा दिल्ली में रोजगार की क्या स्थिति है। दिल्ली सरकार का अपना एक सर्वे हुआ था, जिसमें दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं कि 16.25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दिल्ली में बेरोजगारी की दर 16.25% है, राजधानी दिल्ली में। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। CMIE एक संस्था है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करने वाली इस संस्था का कहना है कि 2020 में जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, उस समय दिल्ली में 44.9% बेरोजगारी की दर थी। CSDS और लोक नीति के मुताबिक पेंडेमिक के 2 सालों में, कोरोना महामारी के 2 साल में दिल्ली में 76% लोगों ने रोजगार गंवा दिए थे। 76% ने। अब वो रोजगार भी कौन से रोजगार हैं दिल्ली में? तो रेहड़ी पटरी लगाने का रोजगार सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है दिल्ली में, और इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरी का रोजगार है। कोई संगठित क्षेत्र में दिल्ली में बड़ा रोजगार हो रहा हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री दिल्ली में लग नहीं सकती है। और सेवा क्षेत्र में जो दिल्ली का विकास होना था वो ठप है। NCR में जरूर कुछ विकास हुआ था, लेकिन वो भी अब गायब है। वो IT सेक्टर के जो भी सर्विस सेक्टर में और उसमें रोजगार थे, वो उसका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में उस तरह का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है और रेहड़ी पटरी का है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो उस मॉडल की सबसे ज़्यादा जय जयकार हो रही है, सबसे ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस पर स्टोरी की है। लेकिन वो स्टोरी जो है वो ऑप्टिक्स के लिए, वो दिखावे की स्टोरी है। कुछ स्कूलों में जरूर सुधार हुए हैं, नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, नए स्मार्ट क्लासेज जुड़े हैं, नए क्लासरूम्स जुड़े हैं, लेकिन इससे गुणात्मक रूप से शिक्षा में कोई आमूलचूल बदलाव हुआ हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। शिक्षा का मॉडल नहीं बदल गया है, शिक्षा का मॉडल वही है। सिर्फ यह है कि CBSE में पास का प्रतिशत कुछ बढ़ गया है। इसके अलावा कोई मॉडल बदल गया हो, कोई ऐसा गुणात्मक बदलाव आया हो कि अब दिल्ली में स्कूली शिक्षा के बाद बच्चे कमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टे जो यहाँ गेस्ट टीचर थे और एडहॉक टीचर थे, उनको परमानेंट करने का मामला अभी तक लटका हुआ है। उनके आए दिन आंदोलन होते हैं। कश्मीरी शिक्षकों को जरूर, यहाँ जो प्रवासी कश्मीरी शिक्षक थे उनको परमानेंट किया गया, लेकिन वो भी LG की पहल पर किया गया। दिल्ली सरकार ने उसका श्रेय ले रही है दिल्ली सरकार, लेकिन वो पहल LG की थी, उपराज्यपाल की थी। उच्च शिक्षा की बात करें तो कोई नई यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज कहीं नहीं खुला है। जो 12 कॉलेज जिनमें दिल्ली सरकार के ग्रांट्स जाते हैं, वहाँ के शिक्षक आए दिन आंदोलन कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रांट्स का पैसा रिलीज नहीं हुआ होता है। कभी भारत सरकार नहीं रिलीज करती है, कभी दिल्ली सरकार नहीं रिलीज करती है। तो कोरोना के टाइम दिल्ली के सारे शिक्षक राशन बांटने में लगे रहे, जबकि पढ़ाई उस समय, ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था करनी थी वो ऐसी चौपट रही। जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेजेज हैं, वो वही हैं जो पहले से हैं दिल्ली में। वही जो IP यूनिवर्सिटी है, महिलाओं की IP यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो या JNU हो। इसके अलावा कोई नई यूनिवर्सिटी बनने या नए कॉलेजेस खुलने की कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। बुराड़ी में एक 400 बेड का अस्पताल बना है, अब उसका कितना प्रचार किया जा सकता है? बाकी सारे अस्पताल वही हैं जो पिछले 25 साल से हैं, 30 साल या 50 साल से हैं। आज भी मंकी पॉक्स के केसेज बढ़ रहे हैं।
तो एलएनजेपी हॉस्पिटल में उसके लिए वार्ड बनाया जा रहा है विशेष। कोरोना के केसेस बढ़े तो एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या जीबी पंत हो, इन्हीं अस्पतालों में नए वार्ड बने और उन्हीं जगहों पर जांच भी हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के भी काम उन्हीं पुराने इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं और इलाज भी उन्हीं जगहों पर हो रहा है। वहीं एलएनजेपी हॉस्पिटल है, वहीं जीबी पंत अस्पताल है, वहीं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, कलावती देवी अस्पताल है, इरविन अस्पताल है, वहीं मौलाना आज़ाद और सफदरजंग एम्स, यही अस्पताल है। या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भरमार आई हुई है जहां मरीजों से लूट का काम होता है। मोहल्ला क्लिनिक जरूर है दिल्ली में, लेकिन वो पहले भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर राज्य में होते हैं जहां छोटे मोटे इलाज होते हैं। दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीमार हुए तो अपोलो अस्पताल में उन्होंने अपना इलाज कराया। तो ये अस्पतालों की ये स्थिति है। तो चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, महिलाओं की बराबरी का अधिकार हो, जो 5 बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उन पर उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी सरकार का कामकाज कोई बहुत उम्मीद अफजा नहीं है, कोई ऐसा चमत्कारिक नहीं है जिसको वो देश में दिखा सके। ये भी हकीकत है कि दिल्ली में 6 से 7 साल की उम्र के 10% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ये खुद दिल्ली सरकार का आंकड़ा है। या हेल्थ और एजुकेशन पर जो फंड आवंटित होता है उसमें 20-21% फंड खर्च ही नहीं होता है, ये भी दिल्ली सरकार का ही आंकड़ा है। तो ये जो चीज़ें, जो बातें कही हैं, जिन 5 मुद्दों को लेकर के जाना है, उन 5 मुद्दों पर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। सो आपके पास राजनीतिक ढांचा नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, पार्टी का संगठन अखिल भारतीय नहीं है, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी जो कैपेसिटी है, जो प्रमाणिक क्षमता है, वो भी ऐसी नहीं है कि कोई चमत्कारिक बात आप जा करके लोगों के बीच में कहें, लोग आपका इंतजार कर रहे हों। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके दम पर आप अपने इस महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा सकते थे। वो दोनों में अभी कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं। आप उसमें बाकी कई जो दावेदार हैं, जो कई नेता हैं, जो कई पार्टियां हैं, उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी काफ़ी पीछे है। तभी जब पार्टी दावा करती है तो संदेह होता है, तब ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी योजना के तहत आम आदमी पार्टी विपक्ष के सारे अभियान को डिरेल कर रही हो, विपक्ष के अभियान को पटरी से उतार रही हो। कहीं उसका ये मकसद तो नहीं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले का ढिंढोरा पीट करके, प्रचार करके, और उन राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करें जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। यह ध्यान रखने की बात है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में सक्रिय है जहां कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ 2 ही पार्टी हैं। जहां कोई तीसरी पार्टी पहले से है वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाती है। जहां सिर्फ 2 पार्टियां हैं, इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का स्पेस लेना है, कांग्रेस को डैमेज करना है, चाहे इस प्रयास में बीजेपी को फायदा हो जाए। अभी कम से कम, अभी इस साल जिन 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, वहां यही चीजें दिख रही हैं। इसलिए इस दावे पर, जो दावा सदिच्छा है, वो कोई भी रख सकता है। हर आदमी राजनीति में आया है तो प्रधानमंत्री बनने की सदिच्छा रख सकता है, भारत को महान बनाने की सोच सकता है, उस पर भी कोई संदेह नहीं है, उस पर भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन आपके पास जब उस दावे का कोई आधार नहीं है, आपकी पार्टी का अखिल भारतीय संगठन नहीं है, आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो फिर उस पर संदेह खड़ा होता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।